actually going to be the place of opportunities. So I want to congratulate all the students who have made it. पट्टिका का अनावरण करें और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। इंच जमीन नहीं देता, 350 एकड़ जमीन दी है, उनको बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। जो छात्र यहाँ है, जो अध्यापक है और डॉक्टर रेड्डी और रवि देसाई है, हैंड होल्डिंग करेंगे। डॉक्टर रेड्डी नैस्कॉम के अध्यक्ष थे। देसाई जी अपने क्षेत्र में स्वयं की प्रतिभा से मान्यता प्राप्त है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आईआईटी भिलाई, जिसका आज मैं घोषणा करना चाहता हूं कि आपके लेसन्स तो 1 अगस्त से शुरू हो गए, लेकिन आज से ये विधिवत शुरू हो गई। ये आई डिक्लेयर दिस आईआईटी भिलाई ओपन। और ये एक नई ऊंचाइयों को इस आईआईटी भिलाई को ले जाएंगे और ये ले जाने का काम यहाँ के फैकल्टी करेंगे, यहाँ के अधिकारीगण करेंगे और छात्र करेंगे। मैं छात्रों को देखता हूं, मेरे सारे अधिकारी मान्यवर मंचस्थ, मैं छात्रों को देखता हूं तो मुझे याद आता है एक तपश्चर्या तो कम से कम की है। बचपन से प्रतिभा है, उसको जिन पेरेंट्स ने और जिन शिक्षकों ने उसको आकार भी दिया है, उनका भी महत्व है। और यहां अगर आज पेरेंट्स आए हैं तो उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि यह आसान नहीं होता। 15 लाख छात्र बैठते हैं जेईई में, उसमें से 1.5 लाख एडवांस को बैठते हैं। यह कठिन परीक्षा है, लेकिन 15 लाख बैठते हैं, यानी इस देश की एस्पिरेशन है कि जो कह रही है कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, उच्च शिक्षा चाहिए, और उसके लिए वो प्रयास करने को तैयार है। ये भारत के सुनहरे भविष्य का यही विश्वास है कि 15 लाख छात्र, उनको मालूम है कि सीटें 10,000 ही है आईआईटी में, एनआईटी और IIIT और सब मिलके भी 40-50 हजार लोगों को ही मिलेगा, लेकिन 15 लाख बच्चे उसके लिए बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा सकून है। और 1.5 लाख बच्चे एडवांस को देते हैं और ये कठिन परीक्षा होती है, लेकिन उसमें मेहनत करके अपने बल पर वहां कोई सिफारिश नहीं चलती और वहां यही चलता है। और इसलिए जो बच्चों ने, यहां छात्रों ने अच्छी सफलता अपनी तपश्चर्या से, मेहनत से कमाई है और यहाँ आईआईटी भिलाई में प्रवेश पा गया है, उनको मैं फिर से स्पेशल बधाई देना चाहता हूं। आप यहाँ आए हो, वी आर पार्ट ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया स्टोरी, वी आर पार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया स्टोरी, बट यू हैव कम टू ए क्रेडिबल छत्तीसगढ़, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमारे रमन सिंह जी बहुत अच्छा काम करते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया बहुत पॉपुलर हुआ, उन्होंने एक उसको अच्छा जोड़ा, क्रेडिबल छत्तीसगढ़। और सचमुच में क्रेडिबिलिटी यही रमन सिंह जी की विशेषता है। 13 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से उन्होंने काम किया, आज सुबह में एक जगह गया, इसका नाम है प्रयास। नक्सल प्रभावी जिलों से जहां शिक्षा पर यह हमला करते हैं, देखो, जो विचार का सामना नहीं कर सकते, जो संविधान का सामना नहीं कर सकते, जो विदेश से अपने विचार लाते हैं, इस देश के संविधान को नहीं मानते और जो ध्वस्त करने की सोचते हैं, उनका सबसे प्रमुख टारगेट होता है कि शिक्षा न मिले आदिवासियों को, आदिवासियों की तरक्की ना हो। क्योंकि अगर तरक्की होती है, शिक्षा मिलती है, तो समझ जाते हैं फिर कोई नक्सलियों का समर्थन नहीं करेगा, कोई उनका अनुयायी नहीं बनेगा। और इसलिए सैकड़ों स्कूल सीधे उन्होंने ध्वस्त किए। ऐसे सब बच्चों को नए पोर्टा केबिन में एक हाईवे के नजदीक लाकर अच्छा प्रयास किया उन्होंने शुरू, और वहां से भी जो 10वीं अपने मेरिट से पास हुए अच्छे,
ऐसे बच्चों को, और कितनी संख्या होगी, 600-700 बच्चे होंगे वहां, तो 6 संस्थाएं ऐसी तैयार किया। मैं आज एक संस्था में गया प्रयास करके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक आदर्श उदाहरण। 500 बच्चे वहां थे और 500 बच्चों से मैंने संवाद किया और एक एक को पूछा, तो एक ने जो कहा वो मैं बताना चाहता हूं। एक छात्र ने कहा मैं टीचर बनना चाहता हूं। मैंने कहा सब तालियां, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे पहली दफा आदिवासियों को मौका मिल रहा है। उस 500 बच्चों में 50% आदिवासी बच्चे हैं, छात्र है। 1/3 आर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स एंड 20% आर ओबीसी स्टूडेंट्स। देखो, मोदी सरकार की एक ही यंत्र है, एक ही मंत्रणा है, एक ही लक्ष्य है, एक ही संकल्प है, दबे कुचले दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज को शिक्षा का संबल देके जीवन में खड़ा करना और देश की तरक्की करना। यह सरकार गरीब के लिए समर्पित सरकार है। और इसलिए हम मानते हैं कि सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा, we will reach every unreached and we will assure quality of education. That is the thrust of Modi government. Quality of education, and that is what is a challenge for all faculties and experts and everybody to think about and deliver. Now we have achieved in 70 years enrollment of 100%. So सबको शिक्षा लगभग हमने पहुंचाई है, लेकिन अच्छी शिक्षा जिससे संबल मिले वो देना बाकी है। और वो छात्रों ने मुझे जो संवाद किया, मेरे जिंदगी की एक अच्छी सुबह वो मैं कहूंगा। उसने कहा कि सर मैं टीचर बनूंगा क्योंकि मैं यहां से आईआईटी में जा सकता हूं, मैं अच्छा इंजीनियर बन सकता हूं, मैं कोई मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं और भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं कोई टीचर अच्छे नहीं बनेंगे तो आने वाले छात्रों को कैसे मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे जाना है और क्या करना है। देखो 11वीं के बच्चे की ये अगर सोच है, वो बेहतरीन सोच है। एक छात्र ने कहा जिसके घर में नक्सलवादियों के हमले से उनको गांव से पलायन करना पड़ा, शिक्षा तितर बितर हो गई, लेकिन जिद के कारण उसने 10वीं प्राप्त की और प्रयास में प्रवेश पाया, यहां आया। उसने कहा कि मैं कलेक्टर बनूंगा। मैंने कहा क्यों कलेक्टर बनूंगे? तो उसने कहा मैं इसलिए बनूंगा क्योंकि मैं नक्सलवाद की पूरी सोच ही बदल दूंगा कि ये देश के हित में नहीं है। ये कोई विशेषज्ञ नहीं कह रहा है, कोई लीडर नहीं कह रहा है, ये बच्चे कह रहे हैं। इस देश का भविष्य उज्जवल है, इसके लिए किसी की भविष्य की जरूरत नहीं है, ये निश्चित रूप से उज्जवल है, क्योंकि ऐसे बच्चे विचार करते हैं, कह रहे हैं। एक ने कहा, एक लड़की ने कहा, मैंने कहा भाई यहां आके क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? उसने कहा कि यहां अध्यापक मोटिवेट करते हैं, यहां ऐसे पढ़ाते हैं कि क्लिक होता है। एक छात्र ने कहा इससे फील होता है। मुझे लगता है सभी अध्यापकों को स्कूल में जाना चाहिए और मैं आज अपील करूंगा। यहां 8 उच्च शिक्षा के अपने संस्थान तैयार किए हैं, ये 5 प्रयास के केंद्र हैं। सभी टीचर एक एक दिन कभी न कभी उन छात्रों के साथ जाइए, देखिए फैकल्टी को क्या करना है, ये उनसे देखने की जरूरत है। उनकी अपेक्षा क्या है भावी जनरेशन की, ये वो बता रहे हैं। और फैकल्टी का रोल मैंने इतने सीधे शब्दों में कभी नहीं समझा जो उस बच्चों ने मुझे सिखाया। और इसमें इसलिए मैंने बाद में कहा वहां कि मैं कभी कभार मंदिर जाता हूं, लेकिन स्कूल में और ऐसे बच्चों के साथ जाकर संवाद करना यही मेरी पूजा है, यही मेरा मंदिर है, यही मेरा मंतव्य है, यही काम करेंगे। अब हमारे मंत्री जी है, राजनीति में एक बड़ी बात होती है कि वो पूरा प्रयास करके पांडे जी ने इस आईआईटी को स्थापन करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन दिल है कि जो रुकता नहीं वहां, दिल मांगे मोर। इसलिए उन्होंने कहा 3 ब्रांच के साथ आज शुरू कर लो, लेकिन माइनिंग भी दे दो, लिफ्ट करा दो।
तो लिफ्ट करा दो। मैं इतना ही कहूंगा, आपने कहा है रमन सिंह के नेतृत्व में और आप मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं, 2018-19 से यहां माइनिंग भी शुरू होगा। ये आईआईटी के बच्चे जो आए, उनको आईआईटी में पहुंचने के लिए भी बहुत खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इतनी भीषण कंपटीशन में सब लोग कोटा दौड़ रहे, इधर दौड़ रहे, उधर दौड़ रहे, लाखों करोड़ रुपए उसके लिए लगाने पड़ते हैं कि एंट्रेंस पास हो, अच्छी हो। लेकिन मोदी जी उनकी सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। और एक नए इनिशिएटिव हमने लिया है, आईआईटी पाल स्टूडेंट। तो आईआईटी के लिए जो छात्र तैयार है, उनके लिए जो कोचिंग सेंटर में मिलता है उससे भी बेहतर पाठ भी मिलेगा, मटेरियल भी मिलेगा, ट्यूटोरियल भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, शंका का समाधान भी होगा, डिस्कशन फोरम भी होगा, और ये सारा ऑनलाइन होगा। कहीं भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, और ये पूरा फ्री होगा। ये हम देने जा रहे हैं, ये आईआईटी पाल की शुरुआत है। और इसलिए मुझे खुशी है कि इस बार आईआईटी में 10,000 एक सीमा 8-6 नए आईआईटी किए, जैसे बताया जम्मू, भिलाई, तिरुपति, पलक्कड़, गोवा, धारवाड़, और आईएसएम माइनिंग की इंस्टीट्यूट है धनबाद, उसको भी आईआईटी बनाया है। तो ये 7 नए शुरू हुए हैं, और इसलिए हमारी कैपेसिटी बढ़ी है। और मुझे खुशी है कि इस साल 10,000 का मार्क आईआईटी में हमने क्रॉस किया है। 10,000 new admissions, all are full, and all scheduled caste, scheduled tribe, OBC reservations are also full, and on merit बहुत फर्क नहीं है मार्कों में, ये भी हुआ है। So I am very happy। अब यह आईआईटी भिलाई है, लेकिन हम रायपुर में है अभी। अब ये प्रगति का परिसर ऐसा बन गया कि कुछ भी नया निकालो तो यहां लाओ। तो ये बन गया, आईआईएम भी यहाँ है, लेकिन अपने अपने घरों में जाएंगे, जल्दी जाएंगे। ये पंचवर्षीय योजना नहीं होगी। आपकी डिग्री मिलने के पहले आप भिलाई के बहुत अच्छे कैंपस में सीखोगे, ये मैं आपको आश्वस्त करूंगा। इस बार लोकसभा में और राज्यसभा में यह आईआईटी को कानूनी रूप देने से, क्योंकि सोसाइटी स्थापन करके पिछले 2 साल से हमने चला है, लेकिन डिग्री देनी है तो वो कानून पास होना होता है। कानून पास हुआ, उसमें सब लोगों ने समर्थन किया, सभी दलों ने समर्थन किया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा दलगत राजनीति का विषय नहीं है। ये शिक्षा, ये देश के हित का, ये नेशनल एजेंडा है, ये पार्टी एजेंडा से परे है, ये हमें समझना चाहिए। और सबने उसी तरह से भाषण किए, सबने क्वालिटी पर जोर दिया। हायर एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा की। लोकसभा में 4 घंटे, राज्यसभा में 4 घंटे चर्चा हुई, बेहतरीन चर्चा हुई। हम टीवी में केवल जब शोर शराबा होता है उसी की न्यूज देखते हैं। मैं मीडिया वालों को रिक्वेस्ट करता हूं, वो भी दिखाइए 4-4 घंटे अच्छी चर्चा हुई, सब अच्छा बोले। ये देश की इच्छा है कि देश बढ़ेगा तो शिक्षा के सहायता से ही बढ़ेगा। शिक्षा अच्छी होगी तब देश अच्छा होगा। एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट having large number of young population in India. We are the youngest nation. So we say that we have the demographic advantage. But demographic advantage can become demographic dividend only if we teach good. If only we empower students with quality education. If we don't give quality education, then it will be a problem. It will not be a dividend. It can become disaster. And therefore our challenge as a nation is to ensure सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। और उसी के साथ जाना चंद इनिशिएटिव्स हैं in education field under Modi's leadership. His dynamic vision has led us to many new initiatives which were not thought of. Yes, our technical education needs lot of money in higher education, for infrastructure deficit is there. How to fill it? We have thought of, and Arun Jaitley ji in his budget speech has provided 1,000 crore rupees
but not only 1,000 crore rupees. 1,000 crore rupees in this budget, 1,000 crore from the partner who will manage it like a nationalized bank, they will also provide 1,000 crore. With 2,000 crores leveraging, we will create 20,000 crore rupees for higher education finance initiatives and finance agency के रूप में एक तैयार करेंगे कि शिक्षा के लिए, और शिक्षा में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? सड़क, बिजली, पानी, हॉस्टल, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, टीचर्स क्वार्टर्स आर इंपॉर्टेंट, दे विल बी देयर. But research infrastructure is what is needed more, and so major part of this 20,000 crores will be reserved for research, developing research infrastructure. हमारे देश में और विदेशों में फर्क क्या है? अमेरिका में बच्चे, हमारे टैलेंटेड बच्चे जाते हैं, वहां उनको स्कॉलरशिप मिलती है, क्यों? और वहां वो जाते हैं, उसमें फर्क क्या है? फर्क है रिसर्च एंड इनोवेशन में. फर्क है रिसर्च एंड इनोवेशन में. 2000 में जब रमन सिंह जी वहां कॉमर्स के एमओएस थे, तब मुझे अटल जी ने एक वर्किंग ग्रुप ऑन आईटी फॉर मासेस का अध्यक्ष बनाया था. मैं वहां उस समय एक्चुअली एमएलसी था महाराष्ट्र में, लेकिन मेरी इसमें सदा रुचि रही है. तो आई वाज चेयरमैन, एंड एज ए चेयरमैन वी वेंट टू यूएसए एंड स्टेड फॉर 7 days in Massachusetts Institute, and we negotiated successfully MIT Media Lab Asia project. And after coming back, Atalji asked me, we are committing 1,000 crore rupees for next few years. What is that we are importing? I said, sir, we are importing research culture, research methodology, research environment, and research freedom. That is what we are importing, and that is why what is needed. Our research, unfortunately, in many areas have become bureaucratic. Bureaucratic research नहीं होता. Research तो freedom है. Research तो नई कल्पनाएं हैं. Research तो 25 साल के लड़के को भी अच्छी कल्पना आई तो वो बेहतरीन बनता है, वो टीम का लीडर बनता है. टीम का लीडर प्रमोशन से, सीनियरिटी से नहीं बनता. यही फर्क है ब्यूरोक्रेसी में और रिसर्च में, और ये होना चाहिए. हम हमेशा कहते हैं we are, and he was NASSCOM chairman, we call us as IT superpower. Yes, I know when Devan was there and NASSCOM started, I was associated, and we thought of 50 billion export. That was the dream for first 10 years. But now we have crossed 100 billion also. The issue is, but still we are not even software superpower. हमने गूगल नहीं ढूंढा, हमने विंडोज का निर्माण नहीं किया, हमने फेसबुक भी नहीं किया, हमने ट्विटर भी नहीं किया, हमने व्हाट्सएप भी नहीं किया. ये दूसरों ने तैयार किए, और उस टीम में भारतीय है प्रतिभा. There are good Indian talents who have discovered this. They have become the billion-dollar things. In 1998, I was with Steve Jobs for 2 days. I had gone to Apple as an IT task force chairman of my state. This time this iPhone was not there. But he was telling us that he wants to create a handheld which will work as a computer and which will function like, वो देखेगा भी, सुनेगा भी, दिखाएगा भी. लेकिन उसने असंभव को संभव करके दिखाया. इसी को इनोवेशन कहते हैं. और जब इनोवेशन कहते हैं तो इसकी मटेरियल कॉस्ट, रेड्डी जी आप उद्योग वाले हो, इसकी 5,000 से ज्यादा तो मटेरियल कॉस्ट नहीं होगी. सोना बिना भी पकड़ के 5,000 के 50,000 कैसे होते हैं? That is the wealth generation through innovation. That is the value addition. And if we start innovating, we will change our country from 3rd, 5th or 10th economy to in the first 3 economies. We will march and we will go ahead. So the challenge is research and innovation. And IITs has to be the base of research and innovation center. And therefore हमने allow किया है कि आप अपने रूम से स्टार्टअप शुरू कर सकते हो. आप स्टार्टअप, आपको ऑफिशियल परमिशन है कि आपने हॉस्टल के रूम से उसका पता देकर बैंक का फाइनेंस भी हम फैसिलिटेट करेंगे, सब कुछ करेंगे. आपके आइडिया में अगर दम है, इट्स द एज ऑफ पावर ऑफ आइडिया. इट्स द पावर ऑफ आइडिया व्हिच वर्क्स. एंड देयरफॉर अगर आपके आइडिया में दम है,
आपके कल्पना में कुछ आप देख रहे हो कि इसमें संभावना बनती है, तो आईआईटी सारा फैसिलिटेट करेगी, आपको स्टार्टअप करने देगी। और जब मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, उसका स्टार्टअप से होता है। When he says make in India, what he means is there are young talents here, they will start startup, stand up, everything we will facilitate. And when he says make in India, also he is appealing to the brains who are working in foreign labs and working in foreign multinational companies. Come back, innovate. He is also appealing to NRIs and others to invest. So come, innovate, invest, make in India and sell with pride as made in India. That is the full vision of make in India. ये है make in India. हमने 3 इनिशिएटिव लिए हैं। एक इम्प्रिंट इनिशिएटिव है, उसका खर्चे का कोई बंधन नहीं रखा है। अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट की आइडिया किसके पास है तो बुलाया हमने, एडवर्टीजमेंट की। 2000 से ज्यादा कल्पनाएं हैं, रिसर्च प्रपोजल्स। उसमें से अभी थर्ड स्क्रूटिनी होकर 450 फाइनल कंसिडरेशन के लिए है प्रोजेक्ट्स। उसमें से समझो 300-400 प्रोजेक्ट्स फाइनल होंगे। जो भी होंगे उनको 50 लाख से 5 करोड़ जो भी जरूरत है भारत सरकार देगी और रिसर्च के लिए आपको मदद करेगी। जो आज तक नहीं होता था वो हम करेंगे। दिस इज द न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड इम्प्रिंट। एक दूसरा इनिशिएटिव है उच्चतर आविष्कार योजना। व्हाट इज दैट? UAY. The initiative is that industries require, see, they have to compete, they have to export. For export you need to be not only cost competitive, you can't just depend upon adaptation skills and reverse engineering skills and less labor cost. You have to innovate something new. So innovation, what is their requirement? Customized innovation can be taken up by IITs with faculties and students teams formed. You will give your requirements. Already industries have placed their orders with 136 crore rupees. They have already given for their contribution. And now there will be teams from IITs. They will work on those ideas. And I am very sure we will. ये इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इंटरेक्शन बहुत जरूरी था, वो हुआ है, अब शुरुआत हुआ है। दिस इज मोदी, he thinks differently, and therefore now this Uchchatar Avishkar Yojana will become an innovation real initiative with industry requirements fulfilled by, and you will have hands-on experience of actual challenges. Then there is one another, Unnat Bharat Abhiyan. What is that? You have come from various states. We are a diverse country. We have different realities. We have different challenges. And so we require different solutions also. How we will find out? We must mix, not only in the higher education level excellence centers, we must go around. We must see the villages. We must see the people, talk to people. And you will find really the real challenges and real solutions also people giving you. You have to transform it into a technological solution. And that is why उन्नत भारत अभियान, एक IIT 5 या 10 गांव लेगी, वहां जाएगी, वहां काम करेगी। धीरे धीरे सभी संस्थानों को हम ये कर रहे हैं। हर कॉलेज अगर 2-4 गांव में जाएगा तो 40,000 इंस्टीट्यूट है हमारे हायर एजुकेशन के। 2 लाख गांव में जाएंगे लोग, बच्चे जाएंगे, सब स्टूडेंट जाएंगे, फैकल्टी जाएंगी। उससे कितना बड़ा परिवर्तन गांव में भी आएगा। यही होना चाहिए।